आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और अनोखे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मेटा की धमाकेदार Q1 2026 अर्निंग्स रिपोर्ट की। मजे की बात यह है कि इस एक रिपोर्ट पर शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार ने बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ घबराहट थी तो दूसरी तरफ जबरदस्त उत्साह। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे मिलकर समझते हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, ये Q1 2026 का पैराडॉक्स असल में है क्या? दूसरा, इक्विटी वालों को केपेक्स बिल से इतना डर क्यों लगा? तीसरा, बॉन्ड निवेशकों को एसेट सेफ्टी का इतना भरोसा कैसे था? चौथा, मार्क जुकरबर्ग का वो प्लान बी जिसमें खाली जीपीयूज को किराए पर देने की बात है। और आखिर में इस पूरी बहस का अंतिम फैसला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भाग 1 से Q1 2026 पैराडॉक्स। आइए देखते हैं कि जब अर्निंग्स रिलीज हुई तो असल में जमीन पर हुआ क्या था। नतीजों की बात करें तो Q1 में मेटा ने सच में कमाल कर दिया। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 33% उछलकर $56.31 बिलियन हो गया। इतना ही नहीं, अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS भी $6.66 के अनुमान को काफी पीछे छोड़ते हुए $10.44 पर पहुंच गया। ये आंकड़े किसी भी कंपनी के लिए एक सपने जैसे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इतने शानदार रेवेन्यू के बावजूद आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर्स 6 से 10% तक धड़ाम से गिर गए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अप्रैल 2026 के अंत में जब मेटा ने $25 बिलियन का बॉन्ड बाजार में उतारा तो निवेशकों ने टोटकर $96 बिलियन की डिमांड खड़ी कर दी। एक ही कंपनी, एक ही रिपोर्ट, लेकिन शेयर बाजार क्रैश और बॉन्ड बाजार में जश्न। अब सवाल उठता है कि इक्विटी मार्केट इतना डरा हुआ क्यों था। चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं और इस केपेक्स बिल के डर को समझते हैं। असल में स्टॉक सेलर्स की घबराहट की सबसे बड़ी वजह थी मेटा का केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस। कंपनी ने 2026 के लिए अपना कैपेक्स अनुमान 115 से 135 बिलियन की रेंज से बढ़ाकर 125 से 145 बिलियन कर दिया, यानी सीधा सीधा लगभग $10 बिलियन का अतिरिक्त खर्च, जो मुख्य रूप से AI डेटा सेंटर्स और मेमोरी चिप्स की भारी लागत की वजह से है। और जैसे ही खर्च बढ़ने की बात आई, निवेशकों के दिमाग में तुरंत 2022 की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें रियलिटी लैब्स का वो भारी भरकम $83.5 बिलियन का नुकसान याद आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले Q1 में ही रियलिटी लैब्स का ऑपरेटिंग लॉस $4.03 बिलियन रहा है। निवेशकों को डर है कि इस भारी AI खर्च के चलते फ्री कैश फ्लो $43.6 बिलियन से गिरकर सीधा $8.5 बिलियन तक आ सकता है। इस टेबल से आपको ये पूरा विरोधाभास एकदम साफ समझ आ जाएगा। देखिए, स्टॉक बेचने वाले बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, करीब 2 से 5 साल। उनका पूरा फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी ROIC पर है। उन्हें डर है कि मार्जिन गिर जाएगा। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड्स खरीदने वाले 5 से 30 साल की लंबी पारी खेल रहे हैं। बॉन्ड सीनियर होते हैं, इसलिए उनका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कैश फ्लो कितना सुरक्षित है। आइए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। भाग 3, बॉन्ड इन्वेस्टर्स का भरोसा और एसेट सेफ्टी। आखिर डेट मार्केट मेटा को इतनी आसानी से उधार देने को क्यों तैयार था? जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। अकेले Q1 में $26.77 बिलियन की नेट इनकम और $12.4 बिलियन का फ्री कैश फ्लो। मेटा का विज्ञापन इंजन असल में कैश छापने की मशीन है। $55 बिलियन का एड रेवेन्यू और उसमें भी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन एड्स का रन रेट अब $20 बिलियन हो गया है, जो साल दर साल 100% की ग्रोथ है। 3.56 बिलियन डेली यूजर्स के साथ 41% को ऑपरेटिंग मार्जिन। बॉन्ड निवेशकों को पता है कि कंपनी अपना ब्याज बहुत ही आराम से चुका लेगी। 2026 में सॉवरेन यील्ड्स वैसे भी काफी कमजोर चल रहे हैं। ऐसे में बिग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोजर और एक अच्छा कूपन देने वाला इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट उन निवेशकों को बहुत आकर्षक लगता है जो केवल क्रेडिट रिस्क देख रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो डिफॉल्ट का जोखिम यहां लगभग न के बराबर है। अब आते हैं भाग 4 पर, मेटा का प्लान बी। यही वो चीज है जो इस बार के AI बिल्डआउट को मेटावर्स के पुराने दाव से बिल्कुल अलग बनाती है। मेटावर्स के वक्त अगर VR हेडसेट्स फ्लॉप हो जाते तो कोई बैकअप प्लान नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर सबसे बुरी स्थिति में कंज्यूमर AI प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं भी चल पाते हैं, तब भी ये विशाल डेटा सेंटर्स और लाखों GPUs हवाई बातें नहीं हैं। ये बहुत ही ठोस, वास्तविक और बेहद मूल्यवान फिजिकल एसेट्स हैं। इसी को लेकर जुकरबर्ग का रेंटेड आउट यानी किराए पर देने वाला तर्क काफी मजबूत है।
जो भी कंप्यूट पावर मेटा खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे थर्ड पार्टी डेवलपर्स को लीज पर दिया जा सकता है। याद कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने भी ठीक इसी मॉडल पर 40% की ग्रोथ हासिल की थी। और खुद मार्क ज़करबर्ग का ये बयान इस बात की पुष्टि करता है। ये रणनीति बॉन्ड होल्डर्स को एक पक्का एसेट कवरेज देती है, और मजे की बात यह है कि इससे इक्विटी वालों को भी भविष्य में AWS जैसी एक बिल्कुल नई क्लाउड रेवेन्यू लाइन मिल सकती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, अंतिम फैसला। इस पूरे विरोधाभास का आखिर में क्या नतीजा निकलता है? अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, बॉन्ड मार्केट समझदार है जो मजबूत कैश फ्लो पर दांव लगा रहा है, या स्टॉक मार्केट सही है जो इस भारी भरकम खर्च से घबरा रहा है? असल में कौन सही है? सच कहूं तो इसका शॉर्ट आंसर यह है कि अभी कोई भी पक्ष सही या गलत नहीं है। इस पूरी बहस का फैसला रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी ROIC होगा। निकोलस क्राउन का एनालिसिस बहुत स्पष्ट है। अगर मेटा इस नए कैपेक्स पर लगभग 15% का ROICI हासिल कर लेता है तो स्टॉक में यह गिरावट सिर्फ कुछ दिनों की बात है। लेकिन अगर ROIC सिर्फ 5% के आसपास अटक गया या कैपेक्स बढ़कर $190 बिलियन के पार चला गया, तो मानकर चलिए कि स्टॉक सेलर्स का डर बिल्कुल सही था। तो बॉटम लाइन ये है कि $56 बिलियन प्रति तिमाही के रेवेन्यू को देखकर बॉन्ड इन्वेस्टर्स का ये दाव लगाना बिल्कुल सही है कि मेटा डिफॉल्ट नहीं करेगा। वहीं स्टॉक सेलर्स को लग रहा है कि मेटा ने ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका दी है, जो भी साबित होना बाकी है। आप एक ही कंपनी के क्रेडिट से प्यार कर सकते हैं और उसी वक्त उसकी इक्विटी से घबरा सकते हैं। ये सिर्फ रिस्क और टाइमलाइन का अंतर है। अब हमें बस अगले 4 से 6 तिमाहियों तक मेटा के इस AI खर्च पर मिलने वाले ROCI पर नजर रखनी है। यही वो मीट्रिक है जो तय करेगा कि लंबे समय में कौन सा बाजार ज्यादा स्मार्ट साबित हुआ।